Welcome back, dear students. Myself Pushpa teacher. Today in this video lecture I am going to discuss class 12 chapter number 5th, principles of inheritance and variation, and the topic which we are going to discuss is all about mutation. तो बच्चों, अब अगर आप NCERT की टेक्स्ट बुक देखते हो तो अपने NCERT की टेक्स्ट बुक में म्यूटेशन को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक में समझाया है, बट हम उतना नहीं, इवन उस टॉपिक को थोड़ा और इन डिटेल पढ़ते हैं सो दैट आपको एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करनी हो तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हम काफ़ी बार सुन चुके होते हैं इससे पहले हमारे प्रीवियस और लोअर स्टैंडर्ड क्लासेस में, दैट म्यूटेशन इज़ नथिंग बट इट्स अ सडन चेंज इन योर जेनेटिक मटीरियल। सडन चेंज इन genetic material is what we call it as mutation, isn't it? अब ऐसा नहीं है कि ये जो सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ अलग वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये सब ऑन द स्पॉट नहीं होता है, क्योंकि हम म्यूटेशन के अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हम म्यूटेशन को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा दैट वी विल सी इन अ मिनट, बट याद रखना कि कोई भी म्यूटेशन जो होता है वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं है कि अभी मेरे बच्चे अगर होंगे तो उनके अंदर कोई चेंज हुआ, कोई जेनेटिक मटेरियल में कोई जीन्स की प्लेस पे चेंज होने की वजह से इमीडिएटली वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब उनके बच्चों के जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो सालों साल लगते हैं उसे एक्सप्रेस होने के लिए और कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली एक्सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं म्यूटेशन, तो बच्चों हमें ये टॉपिक किसने दिया है, तो इट इज़ बीन गिवन बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज़ हुगो डी वेरिस। हुगो डी वेरिस was the first person who has given the term mutation. By studying, Hugo de Veris coined the term mutation, okay, by studying on evening primrose। मतलब वो जो प्लांट था जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड इवनिंग प्राइम रोज। अब ये तो बात हो गई कि व्हाट इज म्यूटेशन एंड हु हैज़ डिस्कवर्ड म्यूटेशन। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन होता किसकी वजह से है, तो अब अगर हम बात करें तो द सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस। अब मैं पूरा टॉपिक नहीं लिख रही हूँ हेडिंग, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस। अब ये म्यूटाजेंस दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, एक जिसको यूजुअली हम बोलते हैं कि नथिंग बट केमिकल्स, क्योंकि हम हमारे बॉडी में चाहे वो फूड के थ्रू हो या बहुत सारे मेडिसिन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें इनटेक करते हैं, तो हो सकता है कि उसमें कोई एक ऐसा केमिकल है जो आपके बॉडी को अफेक्ट कर गया है जिसकी वजह से आपकी जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के अंदर कोई चेंज आ चुका हो, उसकी वजह से म्यूटेशन होने के चांसेस हैं। या फिर दूसरा एक और रीज़न है जिसमें यूजुअली हम बात करते हैं रेडिएशंस की। किसकी बात करते हैं बच्चों हम, रेडिएशंस की। तो ये रेडिएशंस की वजह से भी म्यूटेशन होने के चांसेस है। अब ये रेडिएशंस में मेरे पास रेडिएशंस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूँ तो ऐसे रेडिएशंस जिसको यूजुअली हम बोलते हैं आयनाइजिंग, और दूसरा जिसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ नॉन आयनाइजिंग। अब आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में क्या डिफरेंस है मैम, तो इतना याद रखना कि आयनाइजिंग रेडिएशंस ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल में जो भी कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको आयनाइज कर देगा। आयनाइज कर देगा मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो आपके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है उनको आयंस के फॉर्म में स्प्लिट अप कर देगा, जिसकी वजह से वो उनके ओरिजिनली वर्क जो करना चाहिए वो वर्क वो नहीं कर पाते। तो इसमें हमारे पास कौन से हैं, तो बात कर लेते हैं, दैट इज़ एक्सरे रेडिएशंस की बात कर रही हूँ जो कि आयनाइजिंग है, फिर अल्फा, बीटा एंड गामा।
ये तीनों चारों ऐसे रेज ऑफ लाइट है जो कि यूजुअली आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड विच इज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग म्यूटेशन, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज म्यूटाजेंस। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो ये तो हो गया कि कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम म्यूटेशन को क्लासीफाई करते हैं। तो म्यूटेशन को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप है, तो हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो डिस्कस कर ले, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। तो जनरली म्यूटेशन का जो क्लासिफिकेशन है बच्चों हम दो कैटेगरी में करते हैं। वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स में जो भी चेंजेस हो जाते हैं उसके बेसिस पे से, विच वी कॉल इट एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और दूसरा जो है, मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के टाइम पे ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था जिसको यूजुअली हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा नाम है विच वी कॉल इट एज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन यानी कोई एक जीन होगा जिसके चेंज की वजह से आपका एंटायर जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कुछ अफेक्ट होने की वजह से उस बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो मैं आपको सारा इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ जो इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस के लिए भी आपको काम आएगा, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट में ये टॉपिक को समझाया होगा। तो अगर मैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करूँ तो इनफैक्ट ये हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट जिसको हम बात करते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकल। क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन? तो जो भी कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलते हैं दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्रोमोसोम्स। इसी का दूसरा चेंज है विच वी कॉल इट एज न्यूमेरिकल म्यूटेशन। अब न्यूमेरिकल म्यूटेशन में क्या होगा, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट हो सकते हैं या उनके क्रोमैटिड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि म्यूटेशन विच इज़ यूजुअली क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल में हमारे पास है मॉर्फोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल म्यूटेशन। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन की। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में मेरे पास 4 कैटेगरीज है बच्चों अगेन, जिसमें फर्स्ट हमारा होता है डिलीशन, सेकेंड मेरे पास है दैट इज डुप्लीकेशन, एंड थर्ड जो है दैट वी कॉल इट एज इन्वर्जन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको यूजुअली हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर? क्या होता है ये डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन? समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्रोमोसोम। इमेजिन करो कि अभी ये जो है ये हमारा एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में जो भी कुछ सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर के होते हैं, दैट इज एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थियामाइन। क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम है वो किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का ही बना हुआ है, क्योंकि डीएनए उसी का बना हुआ है, राइट। तो इसमें अभी प्रेजेंट के लिए मैं ABCD का हेल्प ले लेती हूँ, नाइट्रोजनस बेस पेयर को नहीं लेना है क्योंकि उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे आपके पास ये 4 जीन्स प्रेजेंट है विच इज़ ABCD, अगेन EFGH, ये हमारे पास टोटल 8 जीन्स हो गए। अब डिलीशन का मतलब क्या है कि समथिंग विच इज़ गेटिंग डिलीटेड। डिलीटेड की वजह से क्या हो जाएगा कि जो ये मेरा नॉर्मली क्रोमोसोम इस तरीके से है, कुछ तो चेंज हुआ है जीन्स में, और वो जीन्स में चेंज होने की वजह से जो मेरा एंटायर क्रोमोसोम है उसमें क्या चेंजेस आ गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई एम हैविंग ओनली C and D, बाकी यहाँ का EFGH एज इट इज़ है। मतलब A और B जो जीन है वो जीन टोटली डिलीट हो गए। अब अगर ये उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स में डिलीट हो गए तो उस ऑफस्प्रिंग में भी एक्सप्रेस नहीं होंगे और उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं होगा। और अगर ये जीन कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो कैरेक्टर भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। So that's why it is called mutation, and mutation is having most of the time a negative impact on organisms. अब हम बात कर लेते हैं डुप्लीकेशन की। तो डुप्लीकेशन की भी आप बात करोगे तो अगेन दिस इज व्हाट आवर क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम में अभी मैं डिफ्रेंशिएशन के लिए नंबर्स ले लेती हूँ, लाइक 1 2 3 4 एंड 5,
यूजुअली ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो समझो अभी हमारे पास ये जीन्स प्रेजेंट है। अब डुप्लीकेट मतलब क्या, कोई भी चीज़ है उसका मुझे एक एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाना सेम एज इट इज़। तो इसमें ऐसे ही कुछ हो सकता है कि कोई जीन जो है वो ट्वाइस या थ्राइस रिपीट हो गया है। रिपीट होने की वजह से यहाँ पे मुझे जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर मिला, वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है आई एम हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ जीन्स। दिस इज 1 2 2 3 3 4 एंड 5। तो आप देख सकते हो कि यूजुअली हमारे पास पहले क्या था 1 2 3 4 5, बट अब मेरे पास क्या है 1 2 और ये 3, बट इतना ये जो पोर्शन है 2 एंड 3 वो सेकेंड टाइम भी रिपीट हो चुका है। और ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार आपको राइट साइड पे दिखा रही हूँ तो ये चेंजेस सिर्फ राइट साइड पे हो, ये लेफ्ट साइड पे भी चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे तो एज इट इज़ हमारा वही चीज़ चल रहा है, दैट इज़ 6 7 8 9। तो क्योंकि यहाँ पे आपके जीन्स दोबारा रिपीट हुए हैं तो अगेन इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी कुछ चेंजेस है वो एज इट इज़ जैसे पहले होने चाहिए तो वैसे तो नहीं होने वाले हैं। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन। बट वॉट टाइप ऑफ म्यूटेशन इट इज़? डुप्लीकेशन म्यूटेशन। आया समझ में? हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अगेन दिस इज व्हाट आवर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में फिर से हम जीन्स को लिख लेते हैं, दैट इज आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ ABCD EFGH। तो इन्वर्जन का मतलब क्या है कि इन्वर्स यानी क्या होगा यहाँ पे? रिवर्स और इन्वर्स दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रिवर्स मतलब जो चीज़ आपके पास है उसका एज इट इज़ वो फ्लिप हो जाना, दैट इज चेंज हो जाएगा। जैसे जो सीक्वेंस है आपके पास ABCD, इसको अगर मैं इस फॉर्म में रीड करूँ DCBA, कुछ इसी तरीके से आपके जीन्स भी जो है वो रोटेट हो जाएंगे बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री की वजह से वो रोटेट हो जाएंगे तो हमें जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है ABCD, बट इधर मैं बात करूँ जो EFGH है तो आई एम चेंजिंग इट। ओके, ये जो इतना पोर्शन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज E तो एज इट इज़ मुझे मिल गया, बट उसके बाद जो है इट इज़ GHGF। तो आप देख सकते हो कि आपके जीन्स की जो कोडिंग है वो कोडिंग जो है वो चेंज हो गया है। इसी चीज़ को अब ये चेंज होने की वजह से ओरिजिनली जो मेरे कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ अगेन कॉल्ड अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर जीन्स में चेंजेस आए हैं। अब हम लास्ट वाले टॉपिक की डिस्कशन कर लेते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग लोकेशन। अब यहाँ तक ये जितनी चीज़ें थी ये आपके क्रोमोसोम हैं। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स के अंदर ये चेंज हो रहा था जिसमें एक ही क्रोमैटिड जो है वो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे मैं ट्रांसलोकेशन की बात करूँ तो यूजुअली जो मेरा ट्रांसलोकेशन है वो दो क्रोमैटिड्स के बीच में हो सकता है, और वो दो क्रोमैटिड्स जो है एक ही क्रोमोसोम के अगर दो क्रोमैटिड्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है वो यूजुअली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगा। और वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम में जो जीन्स है वो दूसरे क्रोमोसोम में लोकेट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं दैट दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब इनके अंदर की जो सीक्वेंस है उसे मेंशन कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये हमारे पास नॉन सिस्टर है तो वेरिएशन दिखाने के लिए मैंने इस वाले क्रोमैटिड में ABCD मेंशन किया है और इस वाले क्रोमैटिड में मैं 1 2 3 मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दो अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं। तो
तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब चेंज होगा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में, जब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होगी, तो हो सकता है कि जैसे ये वाला पोर्शन है, जैसे 4-5, ये इस वाले क्रोमोसोम में से डिलीट हो गया, दैट इज क्रोमैटिड में से डिलीट हो गया और इस वाले क्रोमोसोम में ऐड हो जाएगा। तो यही वाला क्रोमोसोम आफ्टर म्यूटेशन अगर हम ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ABCD। अब ये जो है मेरे पास E, अब मैं ये 4-5 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और बाकी जो मेरे जीन्स है वो तो एज इट इज है, दैट इज FGH। तो यहाँ वाला जो 4-5 है वो इस वाले क्रोमैटिड में चेंज हो गया है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको इन बिटवीन अगर लिखा है तो ये हमेशा इन बिटवीन ही चेंज होगा। ये हो सकता है E के पहले भी चेंज हो जाए, हो सकता है H के बाद भी एक्सप्रेस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बीच में ही एक्सप्रेस होंगे। अब ये डिलीट होने के बाद अगर मैं इस क्रोमैटिड को ड्रॉ करूँ तो ये वाला क्रोमैटिड मेरा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, दैट इज 1 2 3। अब 4-5 तो हमारे पास है नहीं, तो 6 7 8, क्योंकि 4-5 में से जो आपके जीन्स थे 4 और 5 ये वाले क्रोमैटिड में, उनकी लोकेशन चेंज हो गई, मतलब क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। आया समझ में? सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल म्यूटेशन। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल म्यूटेशन। अब न्यूमेरिकल म्यूटेशन में हमारे पास इसका भी सब टाइप है, जिसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड यूप्लॉइडी एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एनयूप्लॉइडी। अब ये प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, सो दैट मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ये यूजुअली जितना भी हम प्लॉइडी और एनीप्लॉइडी जो पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल म्यूटेशन पे आपको पहले ही आइडिया आ जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स, कि कितने सेट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स आर कंसिस्टिंग ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 23 पेयर्स यानी टोटल मेरे पास हो गए बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स। तो जो 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है, इन केस उसमें से अगर एक या दो सेट्स में अगर चेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे ईप्लॉइडी, दैट इज सेट ऑफ क्रोमोसोम। इफ इट इज गेटिंग चेंज्ड देन इट इज नोन एज ईप्लॉइडी। जैसे अगर हमारे पास नॉर्मली हम रिप्रोडक्टिव सेल्स गैमेट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ सिंगल होता है, विच वी कॉल इट एज हैप्लॉइड। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज हैप्लॉइडी, दैट इज हैप्लॉइड भी आप बोल सकते हो। नॉर्मल सोमैटिक सेल्स की हम बात करते हैं तो उसमें 2 होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे, तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स बोलेंगे। एज वेल एज अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड। 3 और 4 या इससे ज़्यादा होते हैं तो यूजुअली उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि सेट ऑफ क्रोमोसोम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपके ये टर्म्स चेंज हो जाएंगे, और टर्म्स चेंज होने की वजह से ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा जो इफेक्टिव है दैट इज़ दिस वन, एनयूप्लॉइडी, क्योंकि एनयूप्लॉइडी में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एंड माइनस, जैसे हम सबको पता है कि क्रोमोसोम मतलब क्या, इट इज़ बीन मेड अप ऑफ क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स का बना होता है, तो अगर एक क्रोमोसोम में से एक क्रोमैटिड डिलीट हो गया तो, या फिर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो उस बेसिस पे से इस एन्यूप्लॉइडी को हमने क्लासीफाई किया है, विच इज़ बीन अगेन क्लासीफाइड एज, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं -1 मतलब एक क्रोमैटिड मिस है, -2 मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही मिसिंग है, +1 मतलब जो मेरे पास क्रोमोसोम का सेट है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड आ गया है, +2 मतलब उसी क्रोमोसोम सेट में मेरे पास 2 पर्टिकुलर क्रोमैटिड्स आ चुके हैं। इन सबके डिसऑर्डर चैप्टर के एंडिंग में है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इमेजिन करो कि आपके पास अगर क्रोमोसोम है उसमें से उसका एक क्रोमैटिड जो है वो मिसिंग है, तो एक ही क्रोमोसोम होने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज मोनोसोमी।
मोनोजोमी मतलब एक ही क्रोमैटिड का सेट मेरे पास है, दोनों के दोनों क्रोमैटिड्स मतलब एंटायर क्रोमोसोम ही मिसिंग है, तो उस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड नलीजोमी। नली इन द सेंस दैट इज जीरो, नल, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं उस हिसाब से। अब +1 होगा हमारे पास, तो ऑलरेडी मेरे पास एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और +1 यानी टोटल 3 हो चुके हैं, तो 3 होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी। ये सारे टर्म्स याद रखना, आपको MCQs में पूछ सकते हैं इसीलिए। और अगर मेरे पास +2 मतलब 2 एक्स्ट्रा क्रोमैटिड्स आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इट इज़ कॉल्ड टेट्रासोमी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल म्यूटेशन, जिसमें आप देख सकते हो कि सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पे से उनको हम क्या नाम देंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी में भी प्लस और माइनस जो क्रोमोसोम के सेट्स चेंज होते हैं वो। इसके बाद अब हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं रिगार्डिंग पॉइंट म्यूटेशन। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है जिसको यूजुअली हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं, तो इसके भी हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है बच्चों। तो यूजुअली इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन ओवर हियर आई एम हैविंग एज पॉइंट, दैट इज ओनली अ जीन इज गेटिंग चेंज्ड। फिर से यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इन्वर्जन, जिसे हमने क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में देखा। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है, सो दैट इज फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, तो क्या होता है ये सब, जैसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन से। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था कि जो आपकी हीमोग्लोबिन का अल्फा चेन था, जिसमें हमें पता है कि इट इज़ बीन मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, तो उसमें जो 6th पोजीशन का जो एमिनो एसिड था, लाइक इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स थे उसमें 6th पोजीशन पे यूजुअली कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो ग्लूटामिक अमीनो एसिड होता है। ग्लूटामिक अमीनो एसिड का जो कोडिंग है इट इज़ GAG। हमारे बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी कोडिंग जो है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको ट्रिपलेट कोडॉन्स बोलते हैं हम लोग। तो G यानी ग्वानाइन, A यानी एडिनाइन, तो ग्वानाइन एडिनाइन ग्वानाइन। अगर ये आपका कोडिंग होगा तो यहाँ पे आपकी जो अमीनो एसिड सिंथेसिस होगी वो होगी ग्लूटामिक। बट इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि पॉइंट म्यूटेशन, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो अमीनो एसिड का जो कोडिंग है इस कोडिंग में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से GAG जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू GUG। मतलब क्या हुआ, ए वाला जो जीन था वो रिप्लेस हो गया बाय यू, और यू तो एक्चुअली RNA में प्रेजेंट होता है जिसको हम यूरासिल बोलते हैं। तो यूरासिल यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से अब जो कोडिंग GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए कर रहा था, GUG जो है वो कोड करेगा फॉर वेलाइन। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक यहाँ पे मुझे मिल जाता है वेलाइन, और जिसकी वजह से पर्टिकुलर पर्सन में उससे डिसऑर्डर होता है इन कैरिंग ऑक्सीजन, और जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। आया समझ में, बस सिंपल सा टॉपिक था रिगार्डिंग पॉइंट म्यूटेशन। अब वैसे ही हम बात कर लेते हैं इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन में बच्चों अभी हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी देखा था कि समथिंग विच इज़ गेटिंग रोटेटेड ओनली बाय 180 डिग्री। तो अगर मैं फिर से इसी में एग्जांपल में मैं बात करती हूँ कि जैसे मेरे पास GAG था यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड के लिए जो कोड कर रहा है, तो इन्वर्जन में अगर हम बात करें कि ये जो GAG हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, या फिर 2 कोडॉन्स जो है वो 180 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। अगर समझो 3 हो जाते हैं तो वापस समझो सीक्वेंस तो वही मिलेगा, तब कोई म्यूटेशन नहीं होगा, क्योंकि आप इसका रिवर्स भी करोगे तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी GAG। बट सपोज करो कि अगर ये इंस्टेड ऑफ 3 सिर्फ 2 ही है जो गेटिंग चेंज्ड बाय 180 डिग्री, मतलब ये A और G जो है वो 180 डिग्री से अगर फ्लिप होके रोटेट हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, G एंड A। तो ये जो GGA जो है यूजुअली ऐसे कोई
कोडिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, बट इन केस अगर वो GGA भी होगा ना, तब भी वो किसके लिए कोड करेगा, तो तभी भी वो ग्लूटामिक एसिड के लिए ही कोड करेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई U वगैरह ऐसा न्यूक्लियोटाइड नहीं है। बट द थिंग इज एज इट इज अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपका ग्लूटामिक एसिड जो है वो सिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर पर्सन में कुछ ना कुछ आपको डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं दैट इज इन्वर्जन म्यूटेशन। अब उसके बाद बात आती है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में क्या बात है बच्चों कि अभी तक आप जितना देख रहे थे कि एक जीन की वजह से छोटा सा कोई भी चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे थे। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक पोजीशन पे एक पर्टिकुलर जीन के चेंज होने की वजह से मेरी जो एंटायर सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, जैसे कि वाई डिड द मैन हिट, वाई डिड द मैन हिट बॉय। ठीक है, आप अगर सेंटेंस देखते हो तो हर जगह पे मैंने क्या यूज़ किया है, इट इज़ 3 लेटर्स। 3 लेटर्स का वर्ड मैंने आपको यूज़ किया है, दैट वाई डिड द मैन हिट बॉय। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे कोडॉन्स हैं वो हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए। अब इसी चीज़ को हम जब नॉर्मली हमारे DNA में जब DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, वो कोडिंग जब रीड करेगा तो 3 के फॉर्म में रीड करेगा, दैट इज़ वाई, विच मेक सम सेंस, जिसकी वजह से वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली डिड द मैन हिट बॉय, तो ये ट्रिपलेट बराबर है, तो इसी वजह से सीक्वेंसेस जो है वो प्रॉपर होने की वजह से प्रॉपर सिंथेसिस होगा। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि इसमें अब पर्टिकुलर जो हमारा वाई है वो डिलीट हो गया, ये वाला जीन जो है वो डिलीट हो गया। तो डिलीट होने की वजह से अब जो हमारी कोडिंग रीड होगी दैट इज WHD। ट्रिपलेट कोडॉन्स चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए हमें ट्रिपलेट कोडॉन्स ही चाहिए। WHD का मतलब क्या है? डज इट मेक्स एनी सेंस? क्या इसका हमारे इंग्लिश में ही कोई मीनिंग है? तो कोई नहीं है। वैसे ही हमारे जीन्स के अंदर भी WHD का मतलब कुछ नहीं है और इस नाम का कोई एमिनो एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। अब इसी के साथ साथ जो इसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज IDT। अगेन इट इज मेकिंग नो सेंस। सिमिलरली HEM क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस। ANH अगेन ये ट्रिपलेट कोडॉन है विच इज नॉट गोइंग टू सिंथेसिस एनीथिंग। ITB और लास्ट में मेरे पास बच गया है OY। तो आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जीन के, क्या बोल रहे हैं हम, ये पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, एक पर्टिकुलर जीन के चेंज होने की वजह से एंटायर सीक्वेंस जो है उसमें डिस्टर्ब हो चुका है और जो ओवरऑल प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आया समझ में यहाँ तक? इसके अलावा हमारे पास और कुछ नॉर्मल से क्लासिफिकेशन है म्यूटेशन के, जो हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूटेशन को मेनली इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा आपको कोई पूछेंगे तो हम म्यूटेशन को और भी टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज सोमैटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। क्या बोल सकते हैं बच्चों हम? सोमैटिक एंड जर्मिनल। अब सोमैटिक म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि द म्यूटेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन नॉर्मल सेल्स ऑफ अवर बॉडी, whereas जर्मिनल मीन्स दोज जर्मिनल एपिथेलियम, यूजुअली जो हमारे गोनाड्स होते हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है विच इज द टिश्यू, एंटायर टिश्यू इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। तो उसमें जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि गैमेट्स में जो चेंज होगा, जो भी म्यूटेशन हो, अब वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, इसमें होगा तो वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें होगा तो डेफिनेटली वो जो म्यूटेशन है वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस है। आया समझ में? तो इस बेसिस पे से हम म्यूटेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस इट इज टेकिंग प्लेस इन विच सेल। कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि म्यूटेशन इज टेकिंग प्लेस इन विच सेल,
तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ इट इज़ गेटिंग इनहेरिटेड दैट मीन्स जर्मिनल, इफ़ इट इज़ नॉट गेटिंग इनहेरिटेड मीन्स इट इज़ सोमैटिक। इसके अलावा मेरे पास और दो टर्म्स हैं जिसको हम यूजुअली बोलते हैं, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है? ऐसे तो बहुत सारे म्यूटेशन जनरली आपको एक ही जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होते हुए नहीं मिलेंगे, बट इन केस कोई ऐसा म्यूटेशन है जो इमिडिएटली नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो गया है और एक्सप्रेस हो गया है तुरंत, तो उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस्ड यानी जब तक हम कोई चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करके हम हमारे पर्पस के लिए, जैसे बहुत सारे रिसर्चेस एक्सपेरिमेंट्स हम जो करते हैं उसमें हम हमारे पर्पस के लिए जीन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। अल्टीमेटली उसकी जो ओरिजिनल सीक्वेंस है हम वो तो उस पर रख नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसके अंदर इनिशिएट करने की वजह से इसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ एन इंड्यूस्ड म्यूटेशन। आया समझ में? तो मेनली हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज म्यूटेशन, हु कॉइंड द टर्म म्यूटेशन, व्हाट आर म्यूटाजेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड कर रही हूँ। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।